हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। नागरिकता कानून के समर्थकों और उसके मुखालिफों के बीच टकराव और उसके साथ साथ दिल्ली में हुए दंगों में अब तक 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों के मारे जाने पर दुनिया भर में भारत को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स और वहां के कुछ मानवाधिकार संगठनों और सांसदों की तरफ से तीखी आलोचना के अलावा मुस्लिम मुल्कों के सबसे बड़े संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सभी ने भारत की राजधानी दिल्ली में हो रहे दंगों को कंडम किया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी से इसे रोकने के लिए कदम उठाने के लिए अपील की है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना न भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर कर लें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया तक पहुंच सकें। खबर यह है कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कहा गया है कि ये वर्ल्ड बॉडी नई दिल्ली में हुए दंगों के बाद हालात पर नज़र बनाए हुए है। यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के स्पोक्सपर्सन स्टीफन डुजारिक ने अपनी मीडिया ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा है कि लोगों को अमन के साथ प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी जानी चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सेस सब्र से, पेशेंस से काम करें। UN जनरल सेक्रेटरी का हमेशा से यही रुख रहा है। स्टीफन डुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यकीनी तौर पर हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। दिल्ली दंगों में हेड कांस्टेबल रतन लाल के मारे जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि वो भारतीय पार्लियामेंट में पास हुए भेदभावकारी नागरिकता कानून यानी बायस्ड नागरिकता कानून से 20 लाख मुसलमानों के राज्य विहीन यानी स्टेटलेस हो जाने के खतरे से फिक्रमंद हैं। गुटेरेस से सवाल किया गया था कि क्या वो भारतीय मुसलमानों के साथ हो रहे भेदभाव पर निजी तौर पर फिक्रमंद हैं। उन्होंने जवाब दिया कि बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि जब राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी के बारे में कानूनों में बदलाव हो तो लोगों को राज्य विहीन यानी स्टेटलेस बनने की हालत से बचाने के लिए कोशिशें की जाएं। ये यकीनी करना हम सब की जिम्मेदारी है कि दुनिया का हर शख्स किसी देश का नागरिक भी हो। इसके अलावा अमेरिकी पार्लियामेंट के मेंबर्स के दिल्ली दंगों पर तीखी प्रतिक्रिया के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की चुप्पी पर फटकार लगाई है। बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप पर मानवाधिकारों यानी ह्यूमन राइट्स के सवाल पर नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिल्ली में हुए दंगों पर दिए गए बयान पर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि उनका भारत दौरा उनकी नाकामी को दिखाता है। आपको बता दूं कि दिल्ली में हुए दंगों के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो नई दिल्ली में थे तब कहा था कि जहां तक कुछ लोगों पर हुए हमले की बात है, मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस पर बात नहीं की है। ये भारत पर निर्भर करता है। बुधवार को इस सवाल पर बर्नी सैंडर्स ने ट्वीट किया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान भारत को अपना घर कहते हैं। मुसलमानों के खिलाफ भीड़ के जरिए की गई हिंसा हमलों में लोग मारे गए और अनेक घायल हुए हैं, लेकिन ट्रंप इसका जवाब भारत के ऊपर छोड़ देते हैं। एलिजाबेथ वॉरेन के बाद बर्नी सैंडर्स डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए नॉमिनेटेड किए गए दूसरे शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली दंगों पर नाराजगी जताई है। इससे पहले बुधवार को कई अमेरिकी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने दिल्ली में हुए दंगों पर चिंता जताई थी। डेमोक्रेटिक पार्टी से अमेरिकी मेंबर मार्क वार्नर और जॉन कॉर्निन ने एक साझा बयान में कहा था कि हम दिल्ली में हालिया वाक़यात के बारे में अलर्ट हैं। हम अपनी लंबी मुद्दत की साझेदारी यानी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे चिंताजनक मसलों पर खुले तौर पर बातचीत करने के हक़ में हैं। साथ ही अमेरिकी पार्लियामेंट के मेंबर जेमी रस्किन ने भी कहा है कि
वो कम्युनल नफरत के जरिए फैलाई गई हिंसा पर भयभीत हैं यानी डरी हुई हैं। उन्होंने कहा कि उदार लोकतांत्रिक देशों को अपनी मजहबी आज़ादी और विविधता यानी डाइवर्सिटी की रक्षा करनी चाहिए और भेदभाव और कट्टरता से बचना चाहिए। उधर अमेरिका में फॉरेन अफेयर्स काउंसिल के प्रेसिडेंट रिचर्ड एन हैस ने कहा है कि भारत इसलिए कामयाबी की राह पर है क्योंकि इसकी बड़ी मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी खुद को भारतीय मानती है, लेकिन अब ये ख़तरे में है क्योंकि सरकार राजनीतिक फ़ायदे के लिए पहचान की राजनीति को एक्सप्लॉयट करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले अमेरिकी धार्मिक आज़ादी के आयोग ने भी दिल्ली हिंसा पर चिंता जताई थी। आयोग के प्रेसिडेंट टोनी पर्किंस ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वो भीड़ हिंसा का शिकार बने मुसलमानों और दूसरे ग्रुप्स को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए संजीदा यानी सीरियस कोशिश करे। पर्किंस ने कहा था कि दिल्ली में जारी हिंसा और मुसलमानों, उनके घरों और दुकानों और उनके मजहबी मकामात पर हमलों के मामले तकलीफ़ पहुंचाने वाले हैं। अपने नागरिकों की सुरक्षा करना किसी भी जिम्मेदार सरकार की सबसे अहम जिम्मेदारियों में से एक है, भले ही वो किसी भी मज़हब के हों। आयोग ने कहा था कि दिल्ली में अल्पसंख्यकों पर खतरनाक भीड़ के हमले की रिपोर्ट से कमीशन फिक्रमंद है और वो मोदी सरकार से अपील करती है कि भीड़ पर काबू करें और निशाना बनाए गए मजहबी अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज़ और दूसरों की सुरक्षा को यकीनी बनाए। इसका भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने तरीके से जवाब दिया है। अमेरिकी आयोग के इल्ज़ामों का जवाब देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक मामलों की अमेरिकी एजेंसी ने जो कमेंट किए हैं वो फैक्ट्स के हिसाब से पूरी तरह गलत हैं। इसका मकसद सिर्फ मसले का राजनीतिकरण यानी पॉलिटिसाइजेशन करना है। कानून एजेंसियां दंगों को रोकने और हालात को ठीक करने में लगी हुई हैं। सरकार के बड़े अफसर इस काम में लगे हुए हैं। उधर मुस्लिम मुल्कों के सबसे बड़े इंटरनेशनल फोरम इस्लामिक सहयोग संगठन ने थर्सडे को दिल्ली में हुई हिंसा पर सख्त रिएक्शन किया है। इस्लामिक सहयोग संगठन ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाते हुए हमलों को कंडम किया है। ओआईसी ने ट्वीट किया है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ हालिया दंगों में बहुत सी मौतें हुई हैं और मासूम लोग जख्मी हुए हैं, जो खतरे की घंटी है। दिल्ली में हुए हिंसा में मुस्लिमों की प्रॉपर्टीज़ और मस्जिदों को नुकसान पहुंचाए जाने को हम सख्त कंडम करते हैं। संगठन ने कहा है कि इन हमलों में पीड़ित परिवारों के साथ हमारी हमदर्दियां हैं। ओआईसी ने इंडियन मुस्लिम्स इन डेंजर हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार से मुसलमानों के खिलाफ दंगा भड़काने और साजिश रचने वाले लोगों को सज़ा दिलाकर इंसाफ यकीनी करने की मांग की है। ओआईसी ने यह भी कहा है कि भारत सरकार अपने मुस्लिम नागरिकों और देश भर में इस्लाम के मजहबी मकामात की सुरक्षा करें। ओआईसी के इल्ज़ामों पर भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन रवीश कुमार ने कहा कि संगठन का बयान फैक्ट्स के हिसाब से गलत है, चुनिंदा और गुमराह करने वाला है। ज़मीनी तौर पर हालात नॉर्मल करने और विश्वास का माहौल बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। हम ऐसे संगठनों से अपील करते हैं कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान जारी ना करें। रवीश कुमार ने कहा कि इस्लामिक सहयोग संगठन ने अब से पहले भी असंवेदनशील यानी इनसेंसिटिव बयान दिए हैं और भारत के अंदरूनी मामलों पर कमेंट करने की कोशिश की है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में हेडक्वार्टर वाले इस्लामिक सहयोग संगठन में पाकिस्तान समेत 57 मुस्लिम मुल्क शामिल हैं। ओआईसी कश्मीर समेत अनेक मामलों पर पाकिस्तान को अपनी सपोर्ट देता रहा है। नागरिकता कानून पर भी ओआईसी ने अपनी प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन में कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून और अयोध्या मामले में फैसले को देखते हुए वे फिक्रमंद है। मीडिया स्टार वर्ल्ड ने इससे पहले एक एपिसोड में ये बताया था कि ओआईसी किस लिए सीएए पर बोल रहा है। हमने ये भी बताया था कि हाल ही में कुआलालंपुर में एक समिट हुई थी जिसमें मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महासिर मोहम्मद, तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान, ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी और कतर के अमीर भी शामिल हुए थे। उसके बाद ऐसा लगा था
और दुनिया भर में इस पर चर्चा हुई थी कि ओआईसी अपने आप को फिर से ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये भी समझा जाता है कि भारत, सऊदी अरब, इज़राइल, ये सब अमेरिका के खेमे में हैं, इसलिए कोई सख्त बात वो नहीं कहेंगे। लेकिन अभी एक नया वाक़या ये हुआ था कि पिछले दिनों जब आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके बाद सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आते हैं और वो शुक्रिया अदा करते हैं कि कुआलालंपुर इमरान खान नहीं गए, और उन्होंने ये वादा किया था कि कश्मीर के हालात पर ओआईसी की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग होगी, लेकिन वो मीटिंग अब तक नहीं हुई है। इसलिए इस ओआईसी के रिएक्शन को भी हम उस बैकग्राउंड से देखते हैं। लेकिन हाँ, जो चीज़ें कही गई हैं वो रिकॉर्ड पर हैं और वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। उधर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने भी दिल्ली में हुए दंगों के बाद भारत में मुसलमानों के कथित नरसंहार यानी जेनोसाइड की आलोचना की है, जिसमें कम से कम 38 लोग मारे गए हैं। एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस ने अंकारा से खबर दी है कि एर्दोगान ने नागरिकता कानून के बारे में इस हफ्ते दिल्ली में हिंसा भड़कने के बाद कहा कि भारत अभी एक ऐसा मुल्क बन गया है जहां बड़े पैमाने पर नरसंहार हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, किसका नरसंहार? खुद ही जवाब में कहा कि मुसलमानों का नरसंहार। फिर कहा किसके ज़रिए? फिर खुद ही जवाब दिया कि हिंदुओं के ज़रिए। ये एक बहुत बड़ा कमेंट है, और तुर्की एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है मुस्लिम मुल्कों के बीच में, और वो नेटो का भी मेंबर है। तो ये एक भारत सरकार के लिए एक नया चैलेंज पैदा हुआ है। डिप्लोमेटिक तरीके से हम किस तरह से ये बता पाएंगे पूरी दुनिया को कि ये यहाँ पर हिंसा नहीं हुई और इतने लोग नहीं मारे गए। आजकल पूरी दुनिया में मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ख़ास तौर पर सारी हकीकतें चली जाती हैं। हम किस किस से अपना मुंह छुपाएंगे, ये बहुत ही अहम बात है। इधर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बार फिर दिल्ली दंगों के बारे में मोदी सरकार और आरएसएस की आलोचना करते हुए कहा है कि आज भारत एक बहुत ही ख़तरनाक रास्ते पर है जिससे वापस आना बहुत मुश्किल है। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि इतिहास बताता है, यानी हिस्ट्री बताती है, कि भारत में जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की फांसीवादी और नस्लीय विचारधारा अपनाई गई है, उससे सिर्फ खून खराबा ही होगा। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदुत्व विचारधारा मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ नफरत फैला रही है और इसके अगले निशाने पर देश के दूसरे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होंगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई की अपील करते हुए इमरान खान ने कहा कि इतने बड़े अल्पसंख्यक समुदाय यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी को हाशिए पर रखे जाने के खतरनाक नतीजे होंगे। भारत अब पूरी तरह से फंस चुका है, ये इमरान खान ने कहा है। इमरान खान ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी दखल नहीं देगी, भारत ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा है जो उसके लिए आत्मघाती यानी सुसाइडल साबित होगा। क्योंकि जब नस्लीय और मजहबी सुप्रीमेसी पर आधारित विचारधारा अरबों की आबादी वाले परमाणु शक्ति यानी न्यूक्लियर पावर वाले मुल्क पर कंट्रोल कर लेती है, तो इसके नतीजे भुगतने होंगे। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन की तकरीर में पिछले साल अगस्त में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद ही दुनिया के नेताओं को हिंदुत्व विचारधारा के नतीजे बताने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से किसी ने नहीं समझा। इसके बाद भारत ने नागरिकता कानून और एनआरसी लाने का फैसला किया। ये सब कुछ ऐसा था जो आज की दुनिया में नहीं होना चाहिए था। इससे भी ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी होती है। इमरान खान ने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील है कि अब कदम उठाने का वक्त आ गया है। अगर दुनिया अभी कार्रवाई नहीं करती है तो हालात और ख़राब ही होते जाएंगे। दिल्ली में हुए दंगों के बारे में इमरान खान ने कहा कि हमने दिल्ली में जो कुछ देखा वो तो बस शुरुआत है, मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे रुकने जा रहा है। साथ ही इमरान खान ने अपने मुल्क के माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा के बारे में कहा कि मैं अपने शहरियों को ये वार्निंग देता हूँ कि पाकिस्तान में अगर किसी ने गैर मुस्लिमों या उनके मजहबी मकामात को निशाना बनाया तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। हमारे अल्पसंख्यक मुल्क के बराबर के नागरिक हैं। उधर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भी बुधवार को दिल्ली में हुई हिंसा पर कमेंट किया और कहा कि भारत में मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस को मस्जिद को नुकसान पहुंचाने जैसे बर्बर कामों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए।
ट्विटर पर एक ट्वीट में अलवी ने दिल्ली में दंगे के दौरान मस्जिद पर चढ़े एक शख्स का वीडियो शेयर किया और कहा कि इस तरह की तस्वीरों से मुसलमानों को बाबरी मस्जिद के वाक़यात की याद आ रही है। आखिर में जो बात समझने वाली है वो ये है कि हालांकि भारत ने दिल्ली की हिंसा पर इंटरनेशनल रिएक्शन पर कहा है कि ये बयान फैक्ट्स के हिसाब से ठीक नहीं है, गलत है और भ्रामक है और मसले का राजनीतिकरण यानी पॉलिटिसाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही नई दिल्ली ने इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को गैर जिम्मेदार बयानों से बचने की नसीहत दी है। लेकिन सवाल हमारा देश के लोगों और सरकार दोनों से है कि क्या डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब देने से ही जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? क्या ये सच नहीं है कि पुलिस की मौजूदगी में ही दंगाई भीड़ ने मुसलमानों पर हमले किए हैं? क्या अगर दिल्ली पुलिस और अमित शाह जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय सही वक्त पर ऐसे वाकयात से बचने की कोशिश करता तो क्या 3 दर्जन से ज़्यादा जानें बचाई नहीं जा सकती थी? लेकिन ये तो सच्चाई है कि दिल्ली में होने वाले दंगों से जिसने 3 दर्जन से ज़्यादा जानें ली हैं, क्या देश की सरकार और नागरिक इस बात पर गौर करेंगे और क्या आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा? इसका क्या यकीन है? इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।